तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक, राजस्थान इतिहास का सबसे आसान टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण में हमने 3 चरण पढ़ लिए हैं, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। मतलब है कुल मिलाकर जो एकीकरण के 3 चरण है ना, वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1 साल तक राजस्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा यार अब लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका है, और राजस्थान के एकीकरण में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, इसलिए और रियासतों की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि राजस्थान में तो एकीकरण हो जाएगा, रियासतें भी मिल जाएंगी, तो क्या ही टेंशन है क्या। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1 साल तक राजस्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 18 अप्रैल के बाद में 1948 के बाद 1949 आ चुका था। अपने एक समाजवादी नेता हुए थे जिनका नाम था रामनारायण जी लोहिया। रामनारायण जी लोहिया, इन्होंने एक समिति बनाई थी, राजस्थान आंदोलन समिति। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आपने राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर का एकीकरण अभी तक नहीं किया है, इसलिए इन रियासतों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे। क्योंकि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर रियासत तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है। कल अगर पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया और मामला यूएनओ के पास में चला गया, तो ये रियासतें भी पाकिस्तान के पास में रह जाएंगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड के पास में जाते हैं और इनको कहते हैं कि आपको सभी रियासतों का राज प्रमुख बनाएंगे, इसलिए आप क्या करो, राजस्थान में मिल जाओगे। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई मानसिंह जी सेकंड। थोड़ी सी प्रारंभिक बातें समझ में आई। हमने राजस्थान एकीकरण के 3 चरण जल्दी जल्दी पढ़ लिए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान एकीकरण के 3 चरण पूरे हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1 साल तक राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी राजस्थान की तो टेंशन नहीं है, आराम से इनका एकीकरण हो जाएगा क्या। लेकिन अपने समाजवादी नेता थे रामनारायण जी लोहिया, ये आंदोलन कर रहे थे। कभी अभी तक आपने राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को छोड़ रखा है, कम से कम इनकी तरफ तो ध्यान दो। जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल दोबारा से राजस्थान की तरफ ध्यान देते हैं और जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड के पास में जाते हैं और इनको कहते हैं कि आप राजस्थान में मिल जाओ और आपको पूरे राजस्थान का राज प्रमुख बना देंगे। क्या स्वामी मानसिंह जी तो खुश हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं। क्या और इस तरह 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को राजस्थान में मिला दिया। ये 4 बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जब 4 बड़ी रियासतें मिलती हैं तो इनका नाम रखा जाता है वरद। वरद का मतलब बड़ा, तो इस चरण का नाम रखा गया वरद राजस्थान संघ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखना है कि चौथा चरण जिसका नाम रखा गया वरद राजस्थान संघ, वरद का मतलब होता बड़ा। इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें मिल रही थी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, ओके। तो संयुक्त राजस्थान की जो 10 रियासतें थी, उसके अंदर ये 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और इसमें लावा ठिकाना मिलाया गया था टोंक के अंदर। पहले जयपुर रियासत में था, वर्तमान में टोंक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 4 बड़ी रियासतें अभी आधा क्षेत्रफल यही घेर के बैठी हैं। ये जोधपुर रहा, जैसलमेर रहा, ये पूरा का पूरा बीकानेर हुआ करता था, ये पूरा जयपुर था, इतना बड़ा था। इसलिए हम कहते हैं कि लगभग राजस्थान के एकीकरण पूरा हो ही गया था इस दिन का। इसका नाम रखा गया था वरद राजस्थान से। राजधानी बनाएगी जयपुर को और राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह सेकंड को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम आपको क्या बनाएंगे, राज प्रमुख बनाएंगे। उस समय की फोटो है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं, सवाई मानसिंह जी खड़े हैं, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। जब राज प्रमुख जयपुर के राजा सवाई मानसिंह को बनाया गया, तब मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने इसका विरोध किया। क्या हाँ, चल रहा है 4th ग्रेड का बेंच। ठीक है, जेल परेरी का लगभग कंप्लीट होने वाला है, तुम्हारी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है सारी की सारी। ठीक है, लास्ट टॉपिक बच रहा है। और बताओ, आपदा प्रबंधन की 2 क्लासें बची हैं।
भूगोल का अभी तुम्हारा अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। इतिहास चली रहा है, इतिहास के कितने टॉपिक है देख लो। कला संस्कृति है उसको पढ़ लो। और क्या रह रहा है तुम्हारे सिलेबस में, बताओ तो सही का क्या रह गया। और क्यों इतनी कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करो, इसमें कॉपी पेस्ट में तुम्हारा कितना ध्यान चला जाता है ना। हाँ कर देंगे अपडेट, इतिहास कला संस्कृति की किताबें भी कर देंगे। और कुछ पूछना हो ये बातें तुम फोन करके पूछ सकते हो, इधर आ जाओ। नहीं तो फिर ये सिलेबस तो रह जाएगा, एकीकरण से सवाल आएगा ना जेल पर रीमेरिन में, फिर रह जाओगे। तो राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया। महाराणा भोपाल सिंह ने इसका विरोध किया। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो पटेल जी, मेवाड़ की स्थापना 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने की थी। हमारा 1200 साल पुराना देश है। मैं एकलिंग जी का दीवान है, जयपुर के शासकों के नीचे बैठूंगा क्या। आप राजप्रमुख किसको बना रहे हो, जयपुर के शासक को बना रहे हो क्या। अगर राजस्थान में सौर्यशाली किसी का इतिहास रहा है तो वह रहा मेवाड़ का, और आप जयपुर वालों को राजप्रमुख बना रहे हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि देश की राजधानी दिल्ली होगी और दिल्ली से जयपुर नजदीक पड़ेगा क्या, इसलिए जयपुर का शासक दिल्ली जल्दी आ सकता है। और आप तो बीमार रहते हो। कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के गठिया रोग था, अंतिम समय में व्हीलचेयर के ऊपर बैठा करते थे। तो इनको कहा गया कि आप जल्दी से दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे क्या, क्योंकि उदयपुर से दिल्ली की दूरी भी ज्यादा है और जयपुर के शासक मान सिंह जी थोड़े जवान हैं, जल्दी से दिल्ली आ सकेंगे। अगर कोई काम भी होगा तो कोई साइन वाइन कराने होंगे तो क्या। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि पटेल जी भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आया करेगी क्या, लेकिन हम जयपुर वालों के नीचे काम नहीं करेंगे। हमने तो हर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष हम रहे थे, हमारे राणा सांगा के नीचे राजपुताना के सारे राजा लड़े थे क्या। और आप कहते हो कि मेवाड़ का राजा जयपुर वालों के नीचे काम करेगा क्या। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराणा भोपाल सिंह को कहा कि आप तो राज प्रमुखों के भी राज प्रमुख हो गए, आपके लिए एक नया पद लेकर आएंगे जिसका नाम होगा महाराज प्रमुख। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था, महाराज प्रमुख बनाया गया था। अब भोपाल सिंह जी के कलेजे में शांति आई कि अब ठीक है, अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर के आगे नेम प्लेट होगी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी, कोष्टक में लिखा जाएगा महाराज प्रमुख। सब राज प्रमुखों के राज प्रमुख कौन है, महाराज प्रमुख। तो राजधानी जयपुर बनाई गई थी, राज प्रमुख स्वामी मान सिंह सेकंड को बनाया गया था। भोपाल सिंह जी नाराज हो गए तो इनके लिए एक नया पद लाया गया जिसका नाम रखा गया महाराज प्रमुख। कि आप तो सब राज प्रमुखों के प्रमुख हो गए। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया, मेवाड़ शासक को। ठीक है, रचेगा ध्यान में। उप राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह कोटा को। प्रधानमंत्री बनाया गया था हिरालाल शास्त्री जयपुर को। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं कि भाई अब जितने भी चरण आना उसके अंदर सब में राज प्रमुख यही रहेगा, महाराज प्रमुख यही रहेगा, प्रधानमंत्री यही रहेंगे। और जब उद्घाटन की बात आई तो राजस्थान वालों से पूछा गया कि बताओ उद्घाटन कब करेंगे, क्योंकि अब सिरोही रियासत को छोड़कर पूरे राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। केवल सिरोही रियासत बची थी, बाकी सारी की सारी 18 रियासतें राजस्थान में मिल चुकी थी, क्योंकि उधर 4 रियासतें मत्स्य संघ वाली आ चुकी थी, 10 रियासतें तीसरे चरण में आ चुकी थी, 4 रियासतें अब मिल चुकी हैं, 10 4 14 4 18, एक रियासत बची थी जिसका नाम था सिरोही। सिरोही के बारे में अभी मैं तुम्हें आगे बात बताऊंगा। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान में मिलाना नहीं चाहते थे। तो राजस्थान वालों से पूछा गया कि बताओ उद्घाटन कब करेंगे, क्योंकि अब लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका है। राजस्थान वालों ने कहा कि उद्घाटन तो आप नई साल के ऊपर करोगे। बोलेगा नई साल कब आता है, नया साल तो चित्र शुक्ल एकम को आता है। हमारा कैलेंडर तो विक्रमी संवत हुआ करता था, लेकिन हम इस कैलेंडर को भूल ही गए हैं। हमने तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर अपना रखा है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर के हिसाब से वह तारीख आती है 30 मार्च। हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाते हैं, जबकि वो 30 मार्च नहीं है, वह चैत्र शुक्ल एकम है, हमारा नया साल है। लेकिन अब क्या करें, नई पीढ़ी ने अंग्रेजों के कैलेंडर को अपना लिया है, उसी को हमेशा ध्यान रखती है। विक्रमी संवत कैलेंडर को हम भूल ही गए हैं। अब ये महीने भी अपने को अटपटे से लगते हैं यार, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है ना तो तुम ये त्योहार है कैलेंडर है इनको पढ़ो ही मत। तुम्हारे ये करेगा सर इनको नहीं पढ़े तो कितना अच्छा होगा क्या, है ना।
और मैं कहता हूं अगर आरपीएससी 2-3 बार सवाल पूछ लेना कि राजस्थान दिवस कब बनाते हैं और ऑप्शन में आ जाए 30 मार्च की जगह चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, बैसाख शुक्ल एकम, तो सारे के सारे गुरुजी चैत्र शुक्ल एकम लिखाना शुरू कर दें और किताबों के अंदर फिर इसी प्रकार से आएगा राजस्थान दिवस नई साल को बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को बनाया जाता है। तो वो राजस्थान दिवस जो 30 मार्च है ना, वो वास्तव में 30 मार्च नहीं है, वो चैत्र शुक्ल एकम थी उस दिन। उसमें उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें पूरा राजस्थान मिल रहा था। राजस्थान को एक करने वाले पटेल जी थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब उद्घाटन किया तो उन्होंने सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि मैं नए साल के नए दिन राजस्थान का उद्घाटन करने जा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि 30 मार्च को कौन सा नया साल आता है? इसलिए वह जो नया साल था ना, वह विक्रमी संवत था। इसलिए हम राजस्थान दिवस कब बनाते हैं? 30 मार्च को बनाते हैं। हम सब ने अब रटना शुरू कर दिया, किताबों ने छापना शुरू कर दिया, हमारी भी किताब आती है, मैंने भी छापना शुरू कर दिया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाते हैं, जबकि वास्तव में वो 30 मार्च क्या थी? चैत्र शुक्ल एकम थी, नया साल का पहला दिन था। ठीक है, ओके भाई। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रह जाएगा थोड़ा बहुत ध्यान में। अब बात आई कि राजधानी क्या बनाई जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि यार राजधानी तो जयपुर को ही बनाएंगे क्या, क्योंकि ये दिल्ली के पास में है। तब जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा ये अच्छा मजाक है, राज प्रमुख जयपुर को बना दो, महाराज प्रमुख उदयपुर को बना दो, राजधानी जयपुर वालों को दे दो। तुम जोधपुर वाले फिर ऐसे ही आए हैं क्या आपके साथ में? क्या हमें शामिल ऐसे ही कर लिया, राजधानी जोधपुर को बनाओ क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल फंस गए। उन्होंने कहा एक समिति बनाते हैं क्या, और समिति जो निर्णय करेगी वो हम सबको मानना पड़ेगा क्या। और समिति वही निर्णय लेती है जो सरकार चाहती है। इसलिए समिति का गठन किया जाता जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव कमेटी। इस समिति ने सिफारिश की कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए, क्योंकि जयपुर दिल्ली के नजदीक है, सुविधाएं भी सारी हैं। भाई जय सिंह ने इस प्रकार से शहर बसाया है कि उसकी तुलना किसी के साथ में की नहीं जा सकती। तो जोधपुर को क्या दें? जोधपुर को हाईकोर्ट दे दो क्या? तो राजधानी विवाद के लिए पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पी सत्यनारायण थे। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके सदस्य कौन थे? पेप्सू, और मुख्य सचिव थे BR पटेल। इन्होंने ये सिफारिश करी कि राजधानी रखो जयपुर को, हाईकोर्ट कर दो आप जोधपुर में। जोधपुर में क्या दे दो? हाईकोर्ट दे दो। शिक्षा विभाग कहां पर दे दो? शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में रहेगा, क्योंकि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, तो शिक्षा विभाग आप बीकानेर में रखो। खनिज विभाग, एक्साइज विभाग, एक्साइज का मतलब शराब, दारू। खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग कहां पर दोगे? उदयपुर के अंदर दोगे। भरतपुर वालों ने कहा कि हमारे भी कुछ हाथ आएगा कि नहीं आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। क्या कृषि विभाग आपको देंगे क्या? आप कृषि विभाग रखो क्या? कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। आरपीएससी अजमेर को देगी। लोक सेवा आयोग कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और वन सहकारी विभाग कहां पर दिया गया? कोटा में दिया गया। समिति ने सिफारिश की, सब जगह अलग अलग दे दो क्या? राजधानी जयपुर को बना दो, हाईकोर्ट जोधपुर में दे दो, खनिज और एक्साइज विभाग उदयपुर में दे दो, वन सहकारी विभाग कोटा के अंदर दे दो, कृषि विभाग भरतपुर में दे दो, और आरपीएससी अजमेर में दे दो। ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब सारा का सारा मामला दूर हो गया, अब सारे के सारे राज्य हो गए भी। अब आता 5वां चरण, जिसका नाम है संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। ये आएगा 15 मई 1949 को। राजस्थान में एक तो मत्स्य संघ था, एक वृद्ध राजस्थान संघ था, दोनों को मिलाना था। इधर से सारी की सारी रियासतें मिलकर हो चुकी थी, 14 रियासतें मिल गई थी। 4 रियासतें जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी मत्स्य संघ, वो 4 रियासतें अभी भी अलग थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाली। अब 4 रियासतें वो हैं, 14 रियासतें ये हैं, इनको आपस में मिलाना है। लेकिन भरतपुर धौलपुर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें तो उत्तर प्रदेश में मिलाओ क्या। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा तो उत्तर प्रदेश के साथ में मिलती है, राजस्थान वालों से तो हमारी भाषा से कोई लेना देना ही नहीं है क्या। और यदि आप यूपी में नहीं मिलाते हो तो हमारा अलग से ब्रज प्रदेश बना दो क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, हम जनता की राय जान लेते हैं।
मतलब जनमत संग्रह करा लेते हैं। सरकार कोई भी काम करती है तो क्या बनाती है, एक समिति बनाती है। जनता की राय पूछने के लिए फिर से एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम था शंकर देव राय समिति। समिति बनाने वाली सरकार थी, जनता की राय जानने वाली सरकार थी, जनता की राय बताने वाली सरकार थी। सरकार ने कहा कि जनता तो राजस्थान में मिलना चाहती है, और जनता की राय के बाद में मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान संघ में मिला दिया गया। ठीक है, ओके भाई। तो मत्स्य संघ हमने पढ़ा था, शुरुआत में 4 रियासतें थी, पूरा का पूरा वृहद राजस्थान संघ इसमें मिला दिया जाता है। कब सर? 15 मई 1949 को। और इसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, क्योंकि वृहद तो था ही ये, इसको मत्स्य संघ इसमें मिलाया जाता है और मिलाने को कहते हैं संयुक्त। इसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। तो वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ का विलय किया जाता है, शंकर देव समिति की सिफारिश पर इसका विलय होता है। धौलपुर भरतपुर रियासत कहते हैं अंतिम समय तक भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। ये कहती थी कि हमें तो उत्तर प्रदेश में मिलाओ। तो कहा कि जनता की राय जान लेते हैं, एक समिति बनाएगी जिसका नाम रखा गया शंकर देव समिति। इसमें कुल 3 सदस्य थे, थोड़ा सा ध्यान रखना भी। शंकर देव कौन थे? अध्यक्ष थे। और 2 सदस्य कौन थे? आर के सिदावा और प्रभुदयाल। इसका गठन किया गया क्योंकि देखो राजस्थान के एकदम पास में उत्तर प्रदेश, और ये आपका यहाँ पर भरतपुर धौलपुर, थोड़ी सी भाषा ब्रज भाषा है, उत्तर प्रदेश के साथ में मिलती जुलती है। अभी जयन का एग्जाम हुआ था 2 दिन पहले, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ब्रज प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ब्रज क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं। ऑप्शन में दे रखा था बूंदी, सबको पता है बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो एकदम सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये है भाई, 5 चरण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक रियासत बचती है सिरोही, तब आएगा छठा चरण, और छठे चरण में इसका नाम रखा गया था राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को सारी रियासतें राजस्थान में मिला दी गई हैं, सिरोही रियासत बचती है। देखो पहले गुजरात तो हुआ नहीं करता था, पहले बंबई हुआ करता था, क्योंकि गुजरात तो 1960 में जाकर बना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही के अंदर जो 2 स्थान हैं आबू और दिलवाड़ा, इनको मैं बंबई में मिलाऊं। क्यों भाई? क्योंकि आबू तो एक हिल स्टेशन है, वहां पर पर्यटक खूब जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और दिलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर हैं, इसलिए पर्यटक आबू और दिलवाड़ा में जाते रहते हैं। और जहां पर पर्यटक जाएंगे वहां पर पैसा अच्छा आएगा, जहां पर पैसा बढ़िया आएगा उस राज्य की इनकम अच्छी होगी, मतलब वहां पर विकास होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के बड़े नेता थे, उनके सामने कोई बोल थोड़ी सकता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजस्थान के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि देखो पटेल जी, हमारे सिरोही के एक नेता हैं गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। अगर वो बंबई में चले जाएंगे तो हम राजस्थान का गांधी किसे कहेंगे? हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मान लो कि 50 साल बाद में रोहित सर पढ़ाएंगे कि भाई देखो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, और वो बंबई के थे क्या? तो कितना अजीब लगेगा कि यार राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, वो बंबई के थे क्या? अजीब लगेगा क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको गोकुल भाई भट्ट चाहिए? हमने कहा हाँ हाँ, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, आप बुर दिलवाड़ा को छोड़ दो, और जो गोकुल भाई भट्ट का गांव है आथल गांव, उसको मैं राजस्थान में मिला देता हूं, लेकिन आबू दिलवाड़ा तो नहीं दूंगा। क्या मतलब? सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक टुकड़ा बंबई में मिलाया जाता है और एक राजस्थान में मिलाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा नेता अगर राजस्थान के पास में होता तो मालवा का क्षेत्र आज मध्य प्रदेश में नहीं होकर राजस्थान में होता, गुजरात का सौराष्ट्र राजस्थान में होता, पंजाब का जो अंबोर और फजली का क्षेत्र है वो राजस्थान में होता, हरियाणा का जो सिरसा और हिसार क्षेत्र है वो राजस्थान में होता, पाकिस्तान के पास में जो अमरकोट है वो राजस्थान में होता। ये सारे क्षेत्र मिला दिए जाएं तब जाकर कर्नल जेम्स टोड का राजपुताना वाला क्षेत्र पूरा होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती थे, इसलिए वो अपने राज्य के बारे में सोचते थे, गुजरात के बारे में। गुजराती भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर आती है, हमारी वाली राजस्थानी भाषा उसमें नहीं आती। बाकी गुजराती तो राजस्थान के बाद की भाषा है, क्योंकि उस समय हमारा कोई ऐसा नेता नहीं था जो हमारी तरफ से कोई बात रख सके। अपने वाले नेता तो उसमें आपस में खुद ही लड़ लिया करते थे। अगर उसमें वीडियो कैमरा होते ना तो अपने वालों के तो लड़ाई करने वाले वीडियो वायरल होते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आबू दिलवाड़ा को बंबई में मिला दिया।
पटेल जी के सामने कोई बोल नहीं सकता था। गांव में कहते भी हैं भाई कि राम और राज से कौन ही लड़ सकता है। क्या राम मतलब भगवान से तो कौन लड़ सकता, और राज सरकार के साथ में कोई लड़ाई नहीं कर सकता। ये छठा चरण था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है और इसमें यह कहा गया कि आज से इस क्षेत्र का नाम राजस्थान होगा। क्या संविधान में कह दिया गया। आथल व सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए थे। हमारी जनता ने कहा कि गोकुल भाई भट्ट कहां के, आथल गांव के हैं। तो पटेल जी ने कहा कि ठीक है, आथल आप रखो, बाकी सिरोही का कुछ क्षेत्र भी आप रखोगे। और अन्य स्थान में मुख्य रूप से थे आबू और दिलवाड़ा, ये बंबई के अंदर मिला दिए जाते हैं। सिरोही राज्य का कहते हैं कि उसमें जो शासक था ना वो भी कम उम्र का था, इसलिए भारत सरकार ने 1949 के अंदर सिरोही का जो प्रशासन है वो बंबई सरकार को सौंप दिया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार पूछ लिया था, बाकी याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन बंबई प्रांत को सौंप दिया था, बंबई सरकार को सौंप दिया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है और राजपूताने के इस भूभा का नाम क्या कर दिया जाता है, राजस्थान कर दिया जाता है। ये उस समय के भारत की फोटो अगर आप देखोगे ना तो ये राजस्थान है और ये पूरा का पूरा बंबई हुआ करता था भाई। पहले गुजरात नहीं था, गुजरात 1960 में बनता जाकर, ठीक है। और हमारा संविधान लागू हो जाता है और संविधान लागू होने के बाद में कहा गया देखो इस क्षेत्र का नाम क्या होगा, राजस्थान होगा। क्या ठीक है, तो राजपूताना का नाम क्या कर दिया गया, राजस्थान कर दिया गया। और संविधान में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री तो देश में होगा, राज्य में क्या होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होगा। इसलिए हमारे पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। ठीक, अब आता है 7वां चरण, 1 नवंबर 1956 को। ये क्यों आया भाई, देखो दिसंबर 1950 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। 1950 के लास्ट समय में मृत्यु हो जाती है। भारत का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन पटेल जी की मृत्यु के बाद में फिर से सारे के सारे राज्य आपस में लड़ने लगे। तमिल बोले कि हम तेलुगु वालों के साथ में नहीं रहेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मद्रास। इसमें तमिल और तेलुगु आपस में लड़ने लगे, कहा हम दोनों को अलग अलग करो। क्या पंजाब हरियाणा वाले आपस में लड़ने लगे, पंजाब वाले कहते हैं हिंदी वालों के साथ में नहीं रहेंगे, क्या हम दोनों को अलग अलग करो। हिमाचल प्रदेश वाले कह रहे क्या हम पंजाब वालों के साथ में नहीं रहेंगे। क्या इधर बॉम्बे में गुजराती कह रहे हम बॉम्बे में मराठों के साथ में नहीं रहेंगे, हम गुजरातियों को अलग करोगे। पूरे भारत में हर जगह छोटे मोटे विद्रोह शुरू हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि तमिल और तेलुगु कहते थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य दो, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को अलग अलग करो। क्या फिर किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि 1920 में कांग्रेस ने खुद कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। क्या अंग्रेजों के समय तो आप कह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य हो, और आजादी के बाद में आप अपनी बात से मुकर गए, आप कहते हो कि भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे। क्या इस बात से खपा होकर आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था श्री रामुलु, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी कि जब तक आंध्र प्रदेश अलग राज्य नहीं बनाओगे तब तक मैं भूख हड़ताल के ऊपर रहूंगा और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप भूख हड़ताल से मर जाओ लेकिन हम अलग राज्य नहीं बनाएंगे। और श्री रामुलु 56 दिन की हड़ताल के बाद में सच में भूख हड़ताल से मर गए। और जैसे ही वो मरे उस दिन कहते हैं कि तेलुगु ने तमिलियों को लुंगी उतार उतार के पीटा था। लुंगी डांस तो आपने खूब देखा ही होगा, दक्षिण भारत में खूब चलता है लुंगी, तो लुंगी उतार उतार के पीटा। तभी नेहरू जी ने घोषणा की कि हम भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बना रहे हैं, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश जब राज्य बना तब बाकी वाले राज्यों ने भी हड़ताल शुरू कर दी कि हमें भी अलग राज्य बनाओगे। इसी बीच में राजस्थान वालों ने भी अर्जी लगा दी कि हमारे राजस्थान के जो आबू और दिलवाड़ा है ना उनको भी वापस दिलाओगे, वो बंबई में के अंदर मिले हुए हैं। क्या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 के अंदर एक आयोग बना दिया, फैजल अली आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। फैजल अली की अध्यक्षता में बनाया था और सभी राज्यों को कहा देखो जिसकी जो भी समस्या है ना वो इस आयोग में अपनी समस्या को दर्ज करा दे, फिर हम सभी समस्याओं के ऊपर विचार करेंगे। क्या हमने भी जाकर अपनी समस्या को दर्ज कराया, गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में हम भी गए,
हमने कहा कि देखो आबू और दिलवाड़ा हमारा क्षेत्र हुआ करता था और इनको आपने बंबई में मिला दिया, ये हमारा क्षेत्र है, इसलिए हमें वापस दिया जाएगा। इस प्रकार से सभी ने अपने अपने सिफारिशें रखी। किसी ने कहा अलग होना चाहिए, स्टेट अलग होना चाहिए, तो सभी राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर गए और इस आयोग ने सिफारिश की कि वास्तव में आबू और दिलवाड़ा है वो राजस्थान के हैं। इसी की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, यह भी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था, किस आयोग की सिफारिश के ऊपर आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कोई हार्ड नहीं था। तो गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास किया था, जिनको हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। इन्होंने प्रयास किया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने बाद में सिफारिश की, भाई देखो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान का, इनको वापस दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला का मानपुरा तहसील था ना, उसका सुनील टप्पा भी राजस्थान को दिया गया। सुनील टप्पा को टप्पा खिलाकर इधर ले आए थे। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया, टारगेट को राजस्थान में मिलाया गया। ये सारे के सारे क्षेत्र राजस्थान में मिलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश वालों ने कहा अच्छा नाम टप्पा है तो इसका ये मतलब थोड़े कि टप्पा खिलाकर इधर लेकर चले जाओगे क्या। हमने कहा क्यों नाराज होते हो, हम एक क्षेत्र आपको दे देते हैं। तो हमने क्या दिया, हमने झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश वालों को दे दिया। ये इस प्रकार से वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आता है। आज हम जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा क्षेत्र 7वें चरण में जाकर कंप्लीट होता है और राजस्थान का क्या आ जाता है, वर्तमान स्वरूप आ जाता है। आज हम जो राजस्थान देख रहे हैं, यह राजस्थान 1 नवंबर 1956 में आया था 7वें चरण में। फिर एक हमने पढ़ा है कि 2 चरणों में विलय हो गया भाई, एक तो छठे चरण में हुआ, एक 7वें चरण के अंदर होता है। और जब 7वें चरण में हुआ था उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। ये मोहनलाल जी सुखाड़िया अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस तरह 1 नवंबर 1956 को जाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में जब तक नहीं मिलाया गया था तब तक यहाँ पर एक अलग विधानसभा चला करती थी जिसका नाम था धार विधानसभा। इस धार विधानसभा में 30 सदस्य बैठा करते थे। ये धार विधानसभा की फोटो है, 30 सदस्य बैठा करते थे। इसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। और जब धार विधानसभा का राजस्थान की विधानसभा में विलय किया जाता है तब इसके अंदर 190 सदस्य हो जाते हैं दूसरी विधानसभा में। ये सारी की सारी बातें हमने राजस्थान की विधानसभा में पढ़ ली हैं। पॉलिटी के अंदर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ाया था, वहां पर भी इसी प्रकार की फोटो दिखाई थी। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, एकीकरण के अंदर भी आ गई, पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा दी और यहाँ पर भी आ गई। चलो ठीक है। तो राजस्थान गठन के समय में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय न होने के कारण ये वहां पर पृथक विधानसभा थी। भाई अजमेर मेरवाड़ा का 1956 में जाकर विलय होता है और जब तक विलय नहीं होता तो यहां पर भी कोई ना कोई विधानसभा तो होगी। बिल्कुल थी, ये धार विधानसभा थी। यहां पर 30 सदस्य बैठा करते थे और अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। 1952 के आम चुनाव के बाद में जो धार सभा से एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। और दूसरी विधानसभा के अंदर इसका विलय राजस्थान में हो जाता है, तब जाकर सीट 190 हो जाते हैं, फिर दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ ली हैं, वहां पर और भी तुम्हें अच्छे तरीके से समझाया है। ओके भाई, वैसे आपको हो चुका है एकीकरण पूरा। बस राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली और सदस्य कौन थे, हरदेनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयोग, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ओके। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद का क्या किया गया, सृजन किया गया। ठीक है, पहला राज्यपाल किसको बनाया गया था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। देखो भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। ए श्रेणी वो आकृति थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, मतलब ब्रिटिश प्रांत, जैसे बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, पंजाब है, यूपी है। यहां पर राज्यपाल बैठा करता था। जैसे आज हम देख रहे हैं भारत में 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जब यानी कि ये 7वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले भारत में 4 प्रकार हुआ करते थे। ए श्रेणी जिसमें अंग्रेज लोग बनाकर गए थे, बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, पंजाब यूपी वाला क्षेत्र आ गया, जिसमें राज्यपाल बैठा करता था। बी श्रेणी जिसमें राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जैसे राजस्थान, हैदराबाद, यहां पर राज प्रमुख होता था। बी श्रेणी में राज प्रमुख होता था।
फिर आती सी श्रेणी, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम चीफ कमिश्नर भी बोला करते थे, अजमेर है, दिल्ली है। फिर आती डी श्रेणी, जिन्हें बिल्कुल आजाद रखा गया, अंडमान निकोबार। 4 प्रकार हुआ करते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत में 4 प्रकार के राज्य नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 ही प्रकार के होने चाहिए। ए और बी को मिलाकर राज्य बना दो, सी और डी को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दोगे। जब बी प्रकार का राज्य नहीं होगा तो राज प्रमुख भी नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि ए श्रेणी और बी श्रेणी को मिलाकर एक ही राज्य बना दोगे। यहां पर राज्यपाल बैठा करता था, यहां पर राज प्रमुख बैठा करता था। इन्होंने सिफारिश की कि एक ही श्रेणी का राज्य होना चाहिए। तो जब ए और बी मिल जाएंगे तब राज्यपाल का पद ही बचेगा, राज प्रमुख का पद समाप्त हो जाएगा, राज प्रमुख होगा ही नहीं। तो इस तरह राजस्थान में राज प्रमुख का पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और राज प्रमुख के स्थान पर हमारे पद है राज्यपाल का पद। तो 1 नवंबर 1956 को ए बी सी डी वाले अंतर को समाप्त कर दिया जाता है। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद लाया जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड को कहा गया कि अब आप राज प्रमुख नहीं हो गए। और जब एकीकरण किया गया था तब उनको यह कहा गया था आप आजीवन राज प्रमुख रहोगे। क्या जब तक आप जीवित रहोगे तब तक राज प्रमुख के पद पर रहोगे। लेकिन 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए जयपुर के महाराजा स्वामी मानसिंह सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि संविधान में तो आपने कहा था कि मैं आजीवन राज प्रमुख रहूंगा, लेकिन आपने तो 7 साल के अंदर ही मेरे को हटा दिया गया। तब नेहरू जी ने एक लाइन में वापस जवाब दिया था, संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता, मतलब संविधान के अंदर भी बदलाव हो सकते हैं। हमें उसमें लगा कि आपको राज प्रमुख के पद पर रहना चाहिए, हमने बना दिया था। हमें लगा कि अब आपको नहीं रहना चाहिए तो हमने हटा दिया है। क्या इसलिए स्वामी मानसिंह को राज प्रमुख के पद से हटा दिया जाता है। बाद में भारत सरकार ने स्वामी मानसिंह को स्पेन का राजदूत बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने बता ही दिया, 4 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। आजादी के बाद में भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। ये वो भारत 1950 के अंदर था, फिर ये भारत आ गया था वर्तमान वाला। पहले 4 श्रेणी के अंदर बांटा हुआ था और आज 2 श्रेणी में बांटा हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ए श्रेणी हुआ करती थी, हाँ, वो राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, जैसे कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, अंग्रेजों का सीधा अधिकार हुआ करता था। बी श्रेणी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बनी थी, राजस्थान है, हैदराबाद है, राजस्थान छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना था, 19 रियासतों से। सी श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें चीफ कमिश्नर कहते थे, अजमेर, दिल्ली। और डी श्रेणी जिनको स्वतंत्र उपनिवेशों के अंदर रखा गया, केवल अंडमान निकोबार था इसमें। तो 1 नवंबर 1956 को ए बी सी डी वाली श्रेणी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। भारत को सिर्फ 2 श्रेणी में रखा गया, पहला राज्य था जिनकी संख्या 14 हुआ करती थी, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था जिनकी संख्या 6 थी। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहा। जब यानी कि इस श्रेणी के अंतर को समाप्त किया गया ना 1956 के अंदर, तब भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके, ठीक है, अब बताओ। और तो 2 एक क्लास से और बच्चे, आपदा प्रबंधन की कितनी क्लास से और हैं? हाँ, ओके भाई, आ जाओ फिर फटाफट। अब संविधान सभा के अंदर राजस्थान के कौन कौन से मनोनीत सदस्य हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान सभा से राजस्थान में कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे। तो अपने को ध्यान रखना है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें मेवाड़ से सर टी विजय राघवाचार्य जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा जाते हैं और बलवंत सिंह मेहता जाते हैं। ये मेवाड़ से जाते हैं, तीनों का तीनों ध्यान रखना है। मेवाड़ से भारतीय संविधान सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? सर टी विजय राघवाचार्य, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, इनको भेजा गया है। ठीक है। मारवाड़ से कौन गए? सी एस वेंकटाचार्य गए थे और जयनारायण व्यास गए थे। अजमेर मेरवाड़ से कौन गए थे? मुकुट प्यारीलाल भार्गव गए थे। और जयपुर से हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णमाचारी को भेजा गया था। शाहपुरा से गोकुलाल असावा गए थे, बीकानेर से जसवंत सिंह गए थे, सरदार के एम पनिकर गए थे। ये वो सदस्य थे जो राजस्थान से संविधान सभा के अंदर जाकर शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर पूछ लेगा संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अगर कोई पहला राजस्थानी बंदा था, उसका नाम था बलवंत सिंह मेहता, तो उदयपुर से संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है। सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर के दीवान थे और सी एस वेंकटाचार्य जोधपुर राज्य के दीवान हुआ करते थे। अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने, वीटी कृष्णमाचारी कहां के दीवान थे?
जयपुर राज्य के दीवान थे, नॉर्मल सा पर्सन है, कोई ज्यादा हाई नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा किताब के अंदर वीटी कृष्णामाचारी की थोड़ी सी बातें भी लिख रखी हैं। ये मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ओके सर, टीपी खेतान का जब निधन हो गया था तो इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे। इंडिया पॉलिटी के अंदर प्रारूप समिति है, संविधान सभा है, उसके अंदर और भी ज्यादा अच्छे चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजाओं के प्रीविपर्स के बारे में, और फिर आपका एकीकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखो भाई, राजाओं के प्रीविपर्स सर ये क्या है? राजाओं ने देखो अपने सारे के सारे पैसे भारत सरकार को दे दिए। तो भारत सरकार ने राजाओं को राज्य करने के लिए एक राशि दी थी जिसका नाम था प्रीविपर्स राशि। तो अपन कह सकते हैं यार एक प्रकार से पेंशन, ठीक है। जैसे आप सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आप 60 साल सरकार को दोगे, तो सरकार कहेगी कि हम आपको पेंशन देंगे, क्या आप घर जाओ, और बुढ़ापे के अंदर क्या देंगे? पेंशन देंगे। उसी प्रकार से राजाओं को प्रीविपर्स से राशि दी गई थी। भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि किसी राजा को एक साल में ज्यादा से ज्यादा हम 10 लाख रुपए पेंशन ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। क्या भारत सरकार ने यह कहा कि किसी राजा को हम ज्यादा से ज्यादा पेंशन देंगे 10 लाख रुपए एक साल के अंदर, उससे ज्यादा पेंशन नहीं देंगे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को 10 लाख रुपए पेंशन देंगे। महाराणा भोपाल सिंह जी खड़े और बोले कि हमारे मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल जी ने 734 ईस्वी में की थी, 1200 साल पुराना हमारा देश है, और तुम केवल 10 लाख रुपए पेंशन दे रहे हो। मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नेहरू जी बोले आप बताओ आपको कितना पैसा चाहिए? गोपाल सिंह जी बोले डबल, 10 लाख की जगह 20 लाख। भारत सरकार ने कहा कि हम आपको पेंशन तो देखो 10 लाख रुपए देंगे। क्या अब महाराज प्रमुख को उसके 5 लाख रुपए अलग से देंगे। क्या 10 लाख रुपए तो आपको पेंशन देंगे, क्योंकि हमारा नियम यही है, क्या हम आपको 10 लाख रुपए ही दे सकते हैं, लेकिन आप क्या महाराज प्रमुख हो तो 5 लाख रुपए एडवांस मिलेंगे। और क्या करोगे? 5 लाख और चाहिए, कैसे भी आओगे? बोला 5 लाख रुपए हम आपको धार्मिक अनुदान के लिए देंगे। क्या धार्मिक अनुदान मतलब आप कहीं मंदिरों में लगा सकते हो, कोई धार्मिक कार्यक्रमों में 5 लाख रुपए लगा सकते हो। गोपाल सिंह जी ने कहा ठीक है, 20 लाख आने चाहिए, कैसे आओगे? तो मेवाड़ के महाराणा गोपाल सिंह को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए थे, 20 लाख। थोड़ा सा लिखा है मैंने, एकीकरण समझौते में यह कहा गया था कि राजा अपनी निजी संपत्ति रख सकेगा, खुद की जो प्राइवेट संपत्ति है वो रख सकेगा, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी भी होगा, विशेष अधिकार भी मिलेंगे उनको, और एक प्रीविपर्स राशि भी उनको मिलती रहेगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रीविपर्स राशि दी थी मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख मिले थे, जोधपुर को 17.5 लाख मिले थे, बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए गए थे। 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का बड़ा फेमस डायलॉग है, क्या वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी, इसलिए तुम मुझे क्या बनाओ? प्रधानमंत्री बनाओगे, और मैं राजा महाराजाओं के प्रीविपर्स भी समाप्त करती हूँ। क्या तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है, और राजाओं को जो भी मिलने वाले प्रीविपर्स थे उन सबको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये बस अपने को ध्यान रखना, और इसी के साथ में आपका एकीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और बाकी मैं एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है एकीकरण, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तुम्हारे पास में किताब है तो अच्छी बात है, बाकी जो बातें हैं पॉलिटी की वो पॉलिटी के अंदर मैंने पढ़ा दी हैं, उनको ज्यादा फिर विस्तार से लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करेंगे भाई, पूरी कोशिश है ज्योग्राफी की, है ना। और बताओ। ये हो चुका है तो बताओ, क्वेश्चन मैं लेके आऊं या तुम पढ़ लोगे, या तुम आज तक के सारे क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ, अभ्यास कर लेते हैं अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक मैंने पूरा का पूरा पढ़ाई दिया तो मैं 2 क्लासों के अंदर एकीकरण वाला। तो ये 7 चरण थे, इस प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान एक होता है जाकर, और सारी की सारी बातें तुम्हें विस्तार से भी बता दी हैं। ये पीडीएफ तुम्हें क्लास की ऐप के ऊपर मिल ही जाएगी। ठीक है, ओके भाई, तो मैं लेके आ जाऊंगा क्वेश्चन, कल लेके आ जाऊंगा, ठीक है, कल नहीं तो परसों अपन इसके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर कर लेंगे भाई। ओके, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, एक दिन है तुम्हारे पास में, टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद कर लेना,
और सारे के सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सब लेकर आ जाऊंगा अभी। चलो ठीक है, तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।